Hello and good morning, all of you. Welcome to the free ethics foundation course by Alpha IAS Academy, and we are at the lecture 5, part 1, and we shall be learning in this chapter about the values and foundation values of civil services. And तो वैल्यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, सिग्निफिकेंस और उसके एग्जाम्पल्स. देखिए लाइफ में एग्जाम्पल्स और पेपर में दोनों में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज में भी हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. देन टाइप्स ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे एंड सोर्स ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ पढ़ेंगे कि सिविल सर्विसेज में वैल्यूज़ आती कहाँ से है, वो कौन से डॉक्यूमेंट है या कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड को या उसके बिहेवियर को गाइड करती है. तो लेट्स बिगिन. अब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वैल्यूज़ जो है क्या है, वो जनरेट होते हैं, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड दे आर, ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. वैल्यूज़ आर इंडिविजुअल बिलीव्स दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट इन वन वे और अनदर, है ना. वो किसी भी व्यक्ति विशेष को मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे एक्ट करे किसी भी सिचुएशन में वो व्यक्ति कैसे एक्ट करेगा, वो कौन डिसाइड करेंगी, उसकी वैल्यूज़ डिसाइड करेंगी. मान लिया आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको 2000 रुपये का नोट दिखा. अब वो नोट आप अपनी जेब में रखेंगे या अगल बगल पूछेंगे या पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे, तो ये कौन डिसाइड करेगा, आपकी वैल्यूज़, आपका एटीट्यूड. क्योंकि एटीट्यूड भी किससे बनता है, आपकी वैल्यूज़ से बनता है. दस वैल्यूज़ सर्व एज अ गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर. People are predisposed to adopt the values that they are raised with. जो आपकी सराउंडिंग में अगर आप ऐसी सराउंडिंग में पले बड़े हैं जहाँ चोरी एक मामूली बात है, वहाँ अपराध नहीं है, तो आप चोरी करेंगे. हो सकता है कि वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ के साथ मैच ना करे, लेकिन वो आपकी कल्चरल वैल्यू है, आपकी सोसाइटल वैल्यू है, और जिस वैल्यूज़ के साथ आप पले बड़े हुए हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करेंगे. ठीक है. Thus, people also tend to believe that those values are right because they are the values of their particular culture. Types of values देख लेते हैं. 2 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव कैसे हो गई, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी एम्पैथी, ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, ये सब क्या है, ये सब आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. नेगेटिव वैल्यूज़ क्या हो गई, हेट्रेड, रिवेंज, इंटॉलरेंस, डिसरिस्पेक्टफुल, ये सब क्या है, आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं. अब वैल्यूज़ की भी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वर्थ होती है, जो आपके अंदर से आती हैं, जैसे लव, ट्रुथ, फ्रीडम, ये सब वैल्यूज़ हैं जो आपके अंदर से आएंगी. अदर वैल्यूज सच एज एम्बिशन, आप एम्बिशियस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, करेजियस हैं, ये डिस्क्राइब करती हैं आपके कि आप किसी भी एंड को कैसे पाएंगे, है ना. मैंने आपको बताया ना कि आपको 2000 का नोट दिखा, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी है तो आप उसे वापस कर देंगे. अगर आपकी वैल्यू डिसऑनेस्टी है तो आप उसे जेब में रख लेंगे. तो ऐसे ही हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं वो डिफ़ाइन करती है कि हम किसी भी एंड को कैसे अचीव करेंगे, और वो एंड क्या होगा ये भी डिसाइड करती है. अब कुछ वैल्यूज़ सीक्रेट वैल्यूज़ भी होती है. अब सीक्रेट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं कि हम उसमें कंप्रोमाइज़ जल्दी से नहीं करते हैं. इनफैक्ट उसको हम अपनी ड्यूटी मानते हैं कि भैया ये हमारी ड्यूटी है. ठीक है. जैसे एग्जांपल हमने लिया कि फ्लैग, नेशनल फ्लैग हमारा इंडियन फ्लैग है, कुछ लोगों के लिए वो सीक्रेट वैल्यू है. कुछ लोग उसको देखते ही इमोशनल हो जाते हैं, कहीं नीचे पड़ा होता है तो उसे ऊपर रखते हैं या उसे सही तरीके से लगाते हैं. कुछ लोगों को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके बारे में मालूम होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें फॉर देम इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो दोनों का एटीट्यूड क्या है, दोनों का एटीट्यूड कौन सा, उसकी वैल्यू डिफाइन कर रही है. अगर उनके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग है, पेट्रियोटिज्म है, तो उनका एटीट्यूड क्या होगा, नहीं भाई, एक रिस्पेक्ट होगी उनमें ट्राई कलर को लेके. ठीक है. अगर उनमें उनकी वैल्यू नेगेटिव है, पेट्रियोटिज्म नहीं है, तो वो उनके लिए एक पीस ऑफ क्लॉथ है. तो दिस इज़ हाउ वैल्यूज़ आर. सीक्रेट वैल्यूज़ मैंने आपको बताया कि वो वैल्यूज़ हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती या कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती. सिग्निफिकेंस क्या है वैल्यूज़ का. ठीक है. सिग्निफिकेंस ये है कि जहाँ पे वैल्यूज सीक्रेट हैं, उनकी इंट्रिंसिक वर्थ है या उनको देखा जाता है एज अ मीन्स टू एन एंड, ये डिपेंड करता है किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी कल्चर पे और किसी भी स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन में या उसके टाइम पे, है ना. कि मान लिया कोई वैल्यू किसी के लिए सीक्रेट है, ठीक है, उस कल्चर के लिए वो हो सकता है सीक्रेट हो, ए कल्चर के लिए बी के लिए ना हो. तो जो ए कल्चर के इंडिविजुअल्स होंगे
उनमें, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में वो आपको पाई जाएगी, और जो बी के होंगे उनमें वो वैल्यू पाई नहीं जाएगी। तो ऐसे ही है कि वो इंडिविजुअली वेरी करती है, वो कल्चरली वेरी करती है, वो नेशनली वेरी करती है, और यूनिवर्सली भी कई चीज़ें कई तरीके से वेरी करती हैं। कि ऑनेस्टी, जैसे ऑनेस्टी की डेफिनेशन भी अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मिलेगी, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग मिलेगी, ठीक है। बट जो वैल्यूज़ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं वो आपको हेल्प करेंगी एथिकल डिसीजन मेकिंग में। भाई झूठ बोलना गलत बात है। अब कोई नेशन, ये तो मैंने तो देखा नहीं आज तक, अब आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि झूठ बोलना गलत बात है, ये एक या ऑनेस्टी कह लें, दिस इज़ अ यूनिवर्सल वैल्यू। ये क्या है, आपको सच्चाई रखनी है तो ये आपको क्या गाइड करेगी, आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग। नहीं भाई, मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे यूएसए में हूँ, चाहे पैसिफिक ओशन में हूँ, चाहे इंडियन ओशन में, मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल वैल्यू विच इज़ गाइडिंग योर एथिकल डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, रिलीजियस वैल्यूज जैसे। अब रिलीजियस वैल्यूज़ भी देखो, घूम फिर के बात सब एक ही करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कुरान ऑर्डर्स पीपल टू बी डिग्निफाइड, मॉडेस्ट, ट्रस्टवर्दी, काइंड, फेथफुल, मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिव। अब ये क्या है, सब पॉजिटिव वैल्यूज़ ही तो हैं। आप क्रिश्चियन वैल्यूज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको बीइंग काइंड एंड अनसेल्फिश, है ना, स्पेशली फॉर आवर मनी एंड टाइम, ये वैल्यू इम्बाइब की जाती है। अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में आ जाएँ तो वसुदेव कुटुम्बकम, मतलब वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ वन, कि पूरी दुनिया एक ही है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अकोमोडेटिव, टॉलरेंट, ये क्या है, इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना। फिर आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएँ तो वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ है। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली है तो सब पॉजिटिव वैल्यूज़, और ये आपको जो है कॉन्स्टेंटली इम्बाइब करनी होती है अपने अंदर। और हमारा जो वैल्यू सिस्टम ही है वो हमें एथिकल डिसीजन लेने के लिए डिसाइड करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट हम एथिकल डिसीजन जो लेते हैं, अगर बिल्डिंग का नाम एथिकल डिसीजन है तो वो किस फाउंडेशन पे लाई करेगी, वो जो हमारी वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ नाम के फाउंडेशन पे लाई करेगी। जैसे एग्जांपल आपके अंदर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर ड्यूटीफुलनेस वैल्यू कैसे होगी, जैसे एक सब इंस्पेक्टर थी सहीदा परवीन, तो कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने अपनी वेडिंग कैंसिल कर ली फॉर कोविड-19 ड्यूटी। एक और वहीं पे उत्तराखंड में ही एक, इनफैक्ट यही शायद वो सब इंस्पेक्टर थी जो लगभग 300 किलोमीटर बाइक चला के आई, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं और थी। तो ये क्या दिखाता है, ये ड्यूटीफुलनेस दिखाता है, ये उनका एथिकल बिहेवियर दिखाता है। लेकिन उनकी जो वैल्यू थी कि भैया कंट्री फर्स्ट, इंडिविजुअल आफ्टर, तो ये क्या था, ये उनका एथिकल डिसीजन था। और वो इस पे कैसे पहुंची, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ थी, पेट्रियोटिक वैल्यू थी उनकी। इसलिए कुछ के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू होती है। जैसे उसका बहुत बड़ा एग्जांपल जैसे हमारी मदर टेरेसा जी, उनके अंदर क्या थी, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू थी। उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए वर्क किया। इनफैक्ट कल्याण सुंदरम, उन्होंने चैरिटी को तो नई डेफिनेशन दे दी। वो उन्होंने कभी शादी नहीं करी, ऑड पार्ट टाइम जॉब्स किए, जितने भी वो 1 रुपये भी कमाते थे जो वो लाइब्रेरी में थे, वो हर चीज़ डोनेट करते थे। उन्होंने अपनी पेंशन जो थी 10 लाख की, उसे डोनेट किया। उन्हें उसके लिए अवार्ड मिला 30 करोड़ का, उन्होंने वो भी डोनेट कर दिया। तो यू नो, दीज आर द पीपल विच डिफाइंस वैल्यूज़ फॉर अस, विच डिफाइंस आर और विच सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द एथिकल कंडक्ट, कि भैया ये एथिकल है। वी शुड ऑलवेज बी वर्किंग इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। भाई अपने लिए तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना को बड़ी एथिकल वैल्यू माना गया है, ठीक है। फिर मीडिया वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हैं। क्या, फ्री एंड फेयर न्यूज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, फेक न्यूज़ ना दें, फैक्ट चेक करें, एक एक फैक्ट को वेरीफाई करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, ये क्या है, मीडिया वैल्यूज़ हैं। देन बिजनेस वैल्यूज़ क्या हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है, एफिशिएंसी हो, लेकिन ये सब भी क्या है, जैसे कैपिटलिज्म हो, लेकिन कैसी हो, कंपैशनेट कैपिटलिज्म हो, जैसे नारायण मूर्ति जी ने बोला, ठीक है। देन सिविल सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सिविल सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं कि आप काम करें ग्रेटर पब्लिक कॉज के लिए और सेल्फलेसली काम करें, किसी प्रॉफिट मोटिव से काम ना करें। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। फिर अब सिविल सर्विसेज इन पर्टिकुलर पे आ जाते हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बट आपको जो है समझना है, अब हम अभी तक हम वैल्यूज़ या एथिक्स की बात कर रहे थे लार्जर इंटरेस्ट में, अब हम बात करेंगे किसके पर्सपेक्टिव से, सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज क्या हैं, विच आर फंडामेंटल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशन, दैट इज टू द सिविल सर्विसेज।
which determines core identity or distinct characteristics of the civil services and which are essential for realization of objectivity of that organization profession, that is civil services. तो जो फंडामेंटल है सिविल सर्विसेज के लिए, जो सिविल सर्विसेज की कोर आइडेंटिटी को डिफाइन करेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगी और जो कि ऑब्जेक्टिविटी का रियलाइजेशन कराएगी सिविल सर्विसेज में, वो सब उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज होंगी. दैट विल बी द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज? 2 टाइप में हमने डिवाइड किया. एंड्स ओरिएंटेड, जिससे कि आपको कि ये एंड हमें अचीव करना है तो हमें ये फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए. और एक होंगी मीन्स ओरिएंटेड कि भैया ठीक है एंड तो अचीव करना है लेकिन हमारा मीन्स भी तो सही होना चाहिए. तो मीन्स हम मान लिया हमें यहाँ जाना है, ठीक है, और हम ये रास्ता है, 4 रास्ते हैं, ठीक है, इन 4 में से हम कौन सा चुने इस तक पहुंचने के लिए. तो ये तो हो गया, ये हमारा एंड हो गया और ये रास्ते क्या हो गए, ये हमारे मीन्स हो गए. तो आपके एंड्स और मीन्स दोनों सही होनी चाहिए. तो फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज आर आल्सो डिवाइडेड अंडर एंड्स ओरिएंटेड एंड मीन्स ओरिएंटेड. एंड्स ओरिएंटेड क्या हो गई, जैसे जो एंड प्रोडक्ट को रिलेट करेंगे आपको, जैसे DPSP फंडामेंटल राइट्स, आपको अचीव क्या करना है, जो हमारे DPSP हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लिखे हैं वो तो सही लिखे हैं, ठीक है, उनको आपको अचीव करना है. तो दैट आर एंड्स ओरिएंटेड वैल्यूज. मीन्स ओरिएंटेड मतलब कि आप किस मीन्स से उसको अचीव करेंगे. जैसे आपको अपने जब आप लॉज बना रहे हैं DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करने के लिए, तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, है ना, आप वो सही होने चाहिए, है ना, वो एथिकल होने चाहिए, ठीक है. जब आप काम कर रहे हो एज अ सिविल सर्वेंट तो आप रिस्पॉन्सिव होने चाहिए दूसरों की नीड्स के लिए. भाई प्रॉब्लम क्या है आप उसको समझें. तो ये क्या है, मीन्स ओरिएंटेड. आप एफिशिएंट होने चाहिए काम करने में. ये क्या है, मीन्स ओरिएंटेड वैल्यूज़ हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नाउ सिविल सर्विसेज वैल्यूज आर कंटेक्चुअल टू डेमोक्रेटिक कल्चर्स. मतलब जो हमारे अगर मान लिया हम इंडियन डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो इंडियन डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं उसको जो है इम्बाइव करना है सिविल सर्विसेज ने. तभी तो हम जो इंडियन डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म है या सोशलिज्म है, तो अगर हम सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को अपने अंदर इम्बाइव करेंगे तभी तो हम लार्जर इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो कर पाएंगे. तो द वैल्यूज़ ऑफ द सिविल सर्विसेज आर अलाइंड टू द इंडियन डेमोक्रेटिक कल्चर. इसी तरह हर जो कंट्री होती है उसके यहाँ जो भी सेटअप होता है गवर्नेंस का, उसी से वहाँ की सिविल सर्विसेज वैल्यू जो होती हैं अलाइंड होती हैं. जैसे पब्लिक ट्रस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है. तो सिविल सर्विसेज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एट दे शुड फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हमें काम करना है, ठीक है. वैल्यूज़ आर ऑल्सो कंटेक्चुअल टू टाइम, दैट इज दे इवॉल्व. ऑफकोर्स वो तो इवॉल्व होती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है. जैसे सिविल सर्विसेज शुरू में सोशलिज्म था, अब पता लगा कि जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है. तो अब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए वैल्यूज़ चेंज की गई. मोर ऑफ द कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को इम्बाइव किया जा रहा है, विच वॉज नॉट केस अर्लियर. तो ये चेंज होती हैं. नाउ सिविल सर्वेंट्स मेन रोल इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. इनफैक्ट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन बट ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इनटू एक्शन. वो ऐसा नहीं कि आपने पीस ऑफ पेपर में बहुत अच्छी 4 चीज़ें लिख दी, ठीक है, और आप कह रहे हो नहीं भैया पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आप उस पर को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो पॉलिसी ठीक नहीं है, ठीक है. और जब तक वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो उस वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. उस वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो एक्शन में नहीं दिख रही है आपके. वो आपके अंदर है, ठीक है, वो आपके पेपर पे है, ठीक है, बट वो जब तक ग्राउंड पे नहीं दिखेगी, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उसको आप कोर वैल्यू नहीं कह सकते, ठीक है. तो जब वो दिखेगी तभी उसको आप कोर वैल्यू या फाउंडेशन वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है. फाउंडेशनल वैल्यूज़ बहुत सारी हैं, क्विकली देख लेते हैं जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए. लार्जली they should be dedicated for the public service or the public cause. They should have integrity, they should have objectivity, they should have impartiality, they should have compassion towards weaker section, not only weaker section but I would say that they should have compassion towards everyone whom they meet in their entire lifetime, not only in services while they are in services but after they get retired, they should have honesty, they should have courage, they should have neutrality, है ना. तो these are the foundational value of civil servants कि हाँ भैया ये चीज़ें तो होनी चाहिए. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए. नाउ सोर्स क्या है सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ का इन इंडियन कंटेक्स्ट, इंडिया में क्या है. तो हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स तो हैं, लेकिन देर इज़ नथिंग कॉल्ड एफ कोड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज. आपकी याद रखना, इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट है लेकिन कोड ऑफ एथिक्स अभी तक नहीं है. लेकिन फिर भी वेरियस
लॉज से या वेरियस थिंग्स से बहुत सारे एथिकल जो ट्रेड्स हैं वो इम्बाइब किए गए हैं सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज का जो लार्जली वैल्यू सिस्टम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्ट रूल्स एंड दैट इज द सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964. इनफैक्ट देयर वाज अ ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल 2007 proposed a necessary first step in evolving a code of ethics, but ये अभी तक it has not seen the light of the day, है ना, ये अभी तक आया नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ दी थी और आप ये लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम में और लिखना भी चाहिए इनफैक्ट। तो जो ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल था 2007 का, तो उसने बोलता कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर पेट्रोटिज्म एंड अपहोल्डिंग, दे शुड बी पेट्रियोटिक एंड अपहोल्ड नेशनल इंटरेस्ट, दे शुड हैव एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द नेशन, दे शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल, ऑनेस्ट, डिलीजेंट, कर्टेसी एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वर्किंग एंड दे शुड मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ऐसा नहीं कि भैया टाइम के अकॉर्डिंग आपकी इंटीग्रिटी चेंज हो गई। तो मैंने आपको बताया कि अभी भी लेकिन कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोवेरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस टाइप की वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं। भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सिविल सर्वेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करना ही है, तो ये वैल्यूज़ क्या गई, ये वैल्यूज़ आपके अंदर आ गई। अब वो हम कोड ऑफ एथिक्स उसके लिए अलग से बना दें वो अलग बात है, लेकिन ये तो आपको फॉलो करनी करनी है। इनफैक्ट द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस टॉक्स अबाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिविल सर्विसेज कोड, जो कि कंडक्ट रूल्स प्लस एथिक्स रूल्स को कवर करेगा, विच कैन बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एट 3 लेवल्स। हम नहीं कह रहे हैं, ये सेकंड ARC की रिपोर्ट कह रही है कि 3 लेवल पे आप उसको डिवाइड करें। सबसे ऊपर लेवल पे है कि जो आप एथिकल स्टैंडर्ड हैं सिविल सर्वेंट्स के, दे शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। ऐसा नहीं कि आपने पूरी रामायण लिख दी या कहानी लिख दी, शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर होने चाहिए। जैसे आपके आंसर होने चाहिए मेंस में, जैसे अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन होना चाहिए। जब आप एक्शन करें तो आपके अंदर आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसके प्रति, ठीक है। एट सेकेंड लेवल द ब्रॉड प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द बिहेवियर ऑफ ए सिविल सर्वेंट मे बी आउटलाइंड, है ना। एपेक्स लेवल पे तो क्या क्या कि आप लिख दो स्टेटमेंट की वैल्यूज़ क्या क्या होनी चाहिए। सेकेंड लेवल पे आप ये बताओ कि कौन कौन से वो वैल्यूज़ हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो बिहेवियर गवर्न करेंगे सिविल सर्वेंट का, ठीक है, वो कोड ऑफ एथिक्स बताएगा आपको। और थर्ड लेवल पे आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो भी प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस होना चाहिए, और उसमें भी देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड एक्शन। पता लग रहा कोई शादी में नाच रहा है, बेटा शादी में नाचना कोई गलत बात नहीं है, बट आप ऐसा ना हो कि आप IPS हैं और आप ड्रेस में नाच रहे हैं, आप IRS हैं और आप ड्रेस में नाच रहे हैं, ना, तो वो सही नहीं है। दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। आप 5,000 रुपये से ऊपर के गिफ्ट्स ले रहे हैं, तो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, है ना। तो ये सब कहाँ आउटलाइन होनी चाहिए, एट द थर्ड लेवल। द सेकेंड ARC कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द वैल्यूज़ एंड द कोड ऑफ एथिक्स बी गिवन स्टैट्यूटरी बैकिंग, है ना, क्योंकि जब किसी चीज़ में स्टैट्यूटरी बैकिंग होती है या उसको किसी लॉ से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, और उसको प्रपोज करने के लिए सिविल सर्विसेज बिल लाना चाहिए। इनफैक्ट हम नोडल कमेटी की जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ थी वो भी आपको पढ़ाएंगे सिविल सर्विसेज में। नोडल कमेटी एक यूनाइटेड किंगडम कंपनी थी जिन्होंने सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ दी थी, और ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम में आंसर राइटिंग में। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप हेल्दी, कीप सेफ एंड कीप वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।